हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक का एक मोस्ट टाइम पी चैप्टर जिसका नाम है मुगल वंश। लास्ट वीडियो में हमने जाना था बाबर को, हमने जाना था हुमायूं के बारे में और हमने जाना था शेरशाह सूरी के बारे में। अब बढ़ते हैं इस वीडियो पर, हम जानेंगे अकबर और जहांगीर को, उन मोस्ट टाइम पी फैक्ट को जिनकी आपकी आगामी परीक्षाओं में बनने की संभावना बहुत अधिक है। और दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ ना तो अभी आप लाइक करिए, ना इस वीडियो को शेयर करिए, ना इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर लगता है ये वीडियो डिजर्व करता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब के, तभी करिएगा। और विश यू ऑल द बेस्ट। और जितने हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, ओल्ड एस्पिरेंट हैं, वो जल्दी से इस बुक को ओपन कर लीजिएगा और चैप्टर ओपन करिए अकबर और जहांगीर। तो चलिए मिलकर करते हैं हाईलाइट इस बुक को। बिना वक्त गवाए अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी एस्पिरेंट को मैं देना चाहूँगा एक प्यारी सी जानकारी। प्लीज़ इस जानकारी को आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। सो आप सभी की हैवी डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए 2 फ्री लाइव क्लासेस जो कंडक्ट होती है डेली 6 PM एंड 8 PM पर। टू अनलॉक दिस क्लासेस यूज़ माई कोड YTSZ10। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको एक बात ध्यान से सुननी है कि आप हमारी क्लास को फ्री में कैसे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। जी हाँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। उसके बाद उस ऐप में आप करिए साइन अप। जी हाँ, साइन अप करने के बाद में आपको सर्च करनी है हमारी प्रोफाइल उमेश सर, और उस पर क्लिक करके हमारी प्रोफाइल पर आपको फॉलो पे क्लिक करना है। अदरवाइज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके हमारी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। पहला लिंक आपको मिलेगा हमारी प्रोफाइल का। सो ये दोनों ही क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सारे एस्पिरेंट इस क्लासेस में पार्टिसिपेट करके स्वयं का मूल्यांकन करते हैं और एक अच्छा कॉम्पिटिशन्स अपने अंदर जनरेट करते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमको स्वयं का मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। तो इस लाइव क्लासेस के माध्यम से आप स्वयं का मूल्यांकन करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और कहीं पर भी कोई भी डाउट है अगर आपके मन में, ठीक है, तो आप इस वीडियो पर अपना डाउट, अपना क्वेरी, अपना क्वेश्चन हमको सेंड कर सकते हैं टाइप करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस क्लास की ओर। अकबर। दोस्तों, अकबर का जो संपूर्ण शासनकाल था वो था 1556 से लेकर के 1605। और यहाँ पे दोस्तों, जो नए एस्पिरेंट होते हैं इस कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर, उनकी जानकारी के लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जब भी आप लोग किसी भी इतिहास का शासक देखेंगे तो उसके नाम के बगल में आपको इस प्रकार का वर्ष लिखा होता है, ठीक है। तो ये वर्ष वो वर्ष होता है जो इसका शासनकाल होता है, जब से इसने सिंहासन संभाला या फिर जब से इसका राज्याभिषेक हुआ। लेकिन हम वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के ब्रैकेट में जब भी हम लोग उसके नाम के नीचे कोई वर्ष देखते हैं तो वो होता है उसका जन्म और उसका वो होता है मृत्यु दिवस, ठीक है, कब उसका मृत्यु हुआ था। लेकिन इतिहास में केवल और केवल आपको जब भी व्यक्ति का नाम देगा और ब्रैकेट में जब भी कोई वर्ष देगा तो इससे आप डायरेक्ट समझ जाना कि इसका शासनकाल इतने से इतने तक के बीच में था, राइट। चलिए, अगर हम बात करेंगे दोस्तों अकबर का जन्म कब हुआ था, तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। और अगर हम बात करेंगे कहाँ पर हुआ था दोस्तों, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। अब ये वाला क्वेश्चन ना, वीरसाल के महल में, वीरसाल व्यक्ति का नाम है, ठीक है, राजा का नाम है। राजा कहाँ के थे? ये अमरकोट के थे। तो इनके महल में इसका जन्म हुआ था। सो इन पर्सनैलिटी का नाम आपको यूपी ट्रिपल एस सी जैसे एग्जाम में ना 4 से 5 बार इनका नाम पूछा गया। तो इस पॉइंट को प्लीज़ आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने अलग से नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर नोट्स बनाने बैठेंगे, पूरी बुक को कवर करेंगे, तो कम से कम पूरे एक रिम जितना खर्चा आएगा आपका, जितना रिम का जो कॉस्ट होता है 250-300 जो भी रिम का आता है A4 शीट का ना, तो इससे बढ़िया बेस्ट ये है कि आप इस बुक को मार्केट से परचेज़ कर लीजिएगा। बाकी आपका जो जैसे आपको बेस्ट लगे वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि उसकी माता का नाम क्या था। उसकी मौलियत तो बड़े, मतलब अकबर की माता का नाम क्या था। तो अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, और वे 3 वर्ष तक अस्करी के संरक्षण में था, ठीक है। स्टार्टिंग में दोस्तों जो इसके 3 वर्ष हुए जन्म के बाद में, तो ये अस्करी के संरक्षण में था। और उसके बाद हम मूव करेंगे यहाँ पर कि हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर वह अपने संरक्षक बैरम खां के साथ पंजाब में सिकंदर सूर से उस समय युद्ध कर रहा था। जब हुमायूं, हुमायूं कौन है पता है ना आपको? बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। तो अकबर कौन हुआ बच्चे? इनका पुत्र हुआ। किसका? हुमायूं का। जब हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय वो एंगेज कहाँ पे था? उस समय दोस्तों अकबर जो एंगेज था वो था सिकंदर सूर से, उस समय वो युद्ध कर रहा था।
और उसके बाद दोस्तों इतनी कम उम्र के अंदर, ठीक है, इसका राज्याभिषेक हो गया। मतलब 14 फरवरी 1556 को इसका राज्याभिषेक हो गया। दोस्तों याद रखिएगा जन्म कब हुआ था इसका, 1542 में हुआ था ना, ठीक है। जो अकबर का जन्म जो हुआ दोस्तों वो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। और सोचिए, और यहाँ पे इसका क्या हो गया, राज्याभिषेक हो गया 1556 में, इतनी कम उम्र में। सो आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, एक मिनट। हाँ, पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को बैरम खां की देख रेख में मिर्जा अबुल कासिम ने इसका संरक्षण किया या फिर इसका राज्याभिषेक किया। तो राज्याभिषेक करने वाली पर्सनैलिटी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्या, मिर्जा अबुल कासिम ने इसका राज्याभिषेक किया था। स्टेट पीसीएस एग्जाम में इतना डीप क्वेश्चंस पूछा जाता है कई बार कि आखिरकार अकबर का राज्याभिषेक किसने किया था। और दोस्तों एग्जाम में आपको बैरम खां भी देता है ऑप्शंस में, और आपको मिर्जा अबुल कासिम भी देता है। तो आपको इस पर्सनैलिटी का नाम ध्यान रखना है, कर लीजिए इसको भी आप लोग हाईलाइट। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट आपको और ऐड करना है, वो शायद इस बुक में नहीं दिया है। चलिए आप इस बुक में ना साइड में लिख लीजिएगा, साइड में, कि अकबर का कंप्लीट नाम क्या था, इसका पूर्ण नाम क्या था। तो इसका नाम था दोस्तों जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर लिख लीजिए इसके साइड में, इसका रियल नेम, या फिर यहाँ लिख दीजिएगा पर रियल नेम, ठीक है, या संपूर्ण नेम, पूर्ण नेम, जो आपको बेस्ट लगता है लिख लीजिए। अब हम बात कर सकते हैं कि बैरम खां के संरक्षण में अकबर 1556 से लेकर के 60 तक के बीच में रहा। सो अकबर ने बैरम खां को अपना क्या बना था, वकील बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, अकबर ने नियुक्त किया, और उसे एक उपाधि दी थी बैरम खां को। इस उपाधि का नाम है दोस्तों खान ए खाना, ठीक है। खान ए खाना की उपाधि किसको प्राप्त थी, बैरम खां को। किस व्यक्ति ने दी थी, अकबर ने दी थी। सो आगे हम बात करते हैं, सीधे हम मूव करते हैं अब यहाँ पर इसके फर्स्ट वॉर के बारे में। पानीपत का सेकंड युद्ध इसकी लाइफ का पहला युद्ध था, जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को, ठीक है। 5 नवंबर 1556 को, 15 अक्टूबर में क्या हुआ गया, इसका जन्म हुआ, ठीक है। और 14 फरवरी 1556 की आयु में क्या हुआ, इसका राज्याभिषेक हो गया, ठीक है। और उसके तुरंत बाद ही इसने क्या करा, कुछ महीने बाद 5 नवंबर को क्या हुआ, इसने पहला वॉर किया। किसके मध्य हुआ था, बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर हेमू के मध्य ये वॉर हुआ था। बैरम खां, ठीक है, और हेमू के मध्य ये वॉर हुआ था। एग्जाम में आपको जो ऑप्शन देता है ये मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर समथिंग ऐसा कुछ नहीं देता है, आपको सिंपल बोलता है बैरम खां वर्सेस हेमू, डन। और जिसने दिल्ली पर अधिकार करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। अगर हम बात करें इस वॉर का रिजल्ट क्या रहा, ठीक है, तो इस वॉर का रिजल्ट ये रहा था कि इसमें हेमू की पराजय और मृत्यु हो गई, ठीक है। हेमू का संबंध किससे था, मोहम्मद आदिल शाह से, इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और अकबर की क्या हुआ, अकबर विजय हुआ। वास्तव में मेहनत किसने करी थी, बैरम खान ने, लेकिन जो पूरा श्रेय जाएगा किसको जाएगा, शासक को जाएगा ना। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 1560 के बारे में। 1560 में बैरम खां का पतन हो गया। कभी कभी किसी किसी बुक में इसको एनसीईआरटी में ना 1561 दिया गया है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, 1560 या फिर 1561 आप लिख सकते हैं, ठीक है। बैरम खां का पतन हो गया और अकबर ने उसे मक्का चले जाने को कहा, और मक्का जाते वक्त पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी। और यहाँ पे बैरम खां का चैप्टर क्लोज होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और आगे ये है आपका पेज नंबर 75 पे आइए, पर्दा शासन। बैरम खां की मृत्यु के बाद में अकबर पर शाही हरम का प्रभाव पड़ा। देखिए शाही हरम क्या होता है, इसमें ना एक्चुअली क्या होती है कि जो मोह माया होती है ना वो भंग हो जाती है। मतलब कि यार वो तो इंसान ना बिल्कुल संत बन गया, कहते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पर, उससे किसी को मतलब ही नहीं है। तो ऐसे कुछ प्रभाव इससे इसके अंदर पड़ा, तो इसने क्या करा, आगे अगर हम बात करेंगे, अकबर ने स्वयं को अपने निकटस्थ जो भी निकट के जो भी संबंधी थे उनसे इसने क्या करा, प्रभाव से मुक्त कर दिया अपने आप को इसने, ठीक है। अब यहाँ पे अकबर के कुछ प्रमुख कार्य आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। दास प्रथा का अंत कब किया इसने, 1562 में। और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब करी थी इसने, इसने करी थी 1563 में। और उसके बाद जजिया कर समाप्त कब किया था इसने, तो ये किया था 1564 में। इसके अलावा कुछ और भी इसके इम्पोर्टेंट काम है अकबर के, जो आपको इस बुक के साइड में लिख लेने हैं, ठीक है। जो चीज़ नहीं दी गई है बुक में उसको हम कवर करवाएंगे, ठीक है। बट ना पढ़ने वालों को एक प्यारा सा बहाना मिल सकता है, इसमें तो काफ़ी चीज़ें स्किप हैं,
बुक तो ख़राब है बेटा, बुक ख़राब नहीं है, आप इतना पढ़ लो गनीमत है। ठीक है, कहने का अर्थ मेरा सिंपल सा ये है। और जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तहत बता रहा हूँ ना, तो आप बुक के साइड में लिखने का कष्ट आप कर सकते हैं ज़रूर। चलिए ठीक है, जिसका आवश्यकता जॉब की है वो तरीके से पढ़ेगा, जिसकी आवश्यकता जब बननी होगी तब बनेगी तब वो पढ़ेगा। चलिए लिखिए इसको ध्यान से। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1571 में, लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इबादत खाने की स्थापना इसने कब करी थी। आगे वैसे बुक में ये चीज़ दी गई है, लेकिन फिर भी आप साइड में यहाँ लिख लेंगे ना इसके कार्यों के बारे में, तो आपको अच्छे से रहेगा याद। ठीक है, इबादत खाने की स्थापना इसने करी थी 1575 में। अब इसके 3 वर्ष बाद 1578 में इसने क्या करा था, सभी धर्मों की इसमें क्या हो गई थी, एंट्री प्राप्त हो गई थी, सब लोग जा करके यहाँ पर अपना इबादत कर सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, दीन इलाही की स्थापना इसने कब करी थी? 1582 में। और इलाही संवत की शुरुआत कब करी थी? इसके ठीक 1 वर्ष बाद 1583 में। ठीक है, बस ये है इसके मोस्ट टाइम पे फैक्ट। अब हम बात करते हैं एक युद्ध और, जिसका नाम है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। सबसे पहले हमको ध्यान रखना वर्सेस किन किन के मध्य हुआ था। ये युद्ध दोस्तों राणा प्रताप और मुगल, ठीक है, राजा मानसिंह और आसफ खां के मध्य हुआ था। हल्दी घाटी में ये वॉर हुआ था, और इसमें दोस्तों क्या हो गया था, राणा प्रताप क्या हुआ, पराजित हुआ। याद रखिएगा, वर्सेस मतलब किन किन के मध्य हुआ था। ठीक है, कौन पराजित हुआ था? राणा प्रताप पराजित हुआ था। इसके नाम के आगे चाहो तो पे क्रॉस लगा सकते हो। जब आप फास्ट रिवीजन करोगे ना बुक में से, तो आपको तुरंत आ जाएगा कि हाँ क्रॉस मारा है तो मतलब क्या हो गया, ये फेल हो गया था, ये हार गया था। आगे हम बात करते हैं अकबर की मृत्यु के बारे में। 25 से 26 अक्टूबर 1605 में क्या हुआ, इसकी मृत्यु हुई, और उसे बौद्ध प्रभाव से निर्मित सिकंदरा मतलब आगरा के मकबरे में दफनाया गया था। और अकबर की मृत्यु के समय उसका एकमात्र जीवित पुत्र जो था वो था कौन, सलीम। अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, इसका डेथ हो गया। अब यहाँ पे अकबर से संबंधित कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, खासतौर पे अकबर के दरबार के 9 रत्न। 9 में से 9 तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ सकते हैं सभी याद कर सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन हम पढ़ेंगे केवल केवल 5 या फिर 6 को बस। ठीक है, देखिए बीरबल, बीरबल का रियल नेम क्या था, तो इनका नाम था दोस्तों महेश दास। ठीक है, क्या नाम था, महेश दास। और इनको एक उपाधि प्राप्त थी कवि प्रिय। तो एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा गया है बीरबल का वास्तविक नाम क्या है, या फिर मूल नाम क्या है, बचपन का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट में इनका नाम क्या है। डॉक्यूमेंट का नहीं बोलता, जस्ट मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इनका नाम दोस्तों है आपका महेश दास। आगे हम बात करते हैं टोडरमल। वे अकबर के कौन थे, वित्त मंत्री थे। बस आपको ध्यान रखना है इतना। मानसिंह कौन थे, सेनापति। ठीक है, कौन थे ये, सेनापति। तानसेन कौन थे, तानसेन का रियल नेम था आपका रामतनु पांडे। वनडे एग्जाम में ये बचपन का नाम, रियल नेम, और यहाँ पे बीरबल का रियल नेम कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मुल्ला द प्याजा। देखिए मुल्ला दो प्याजा, प्याजा का अर्थ ये होता है कि प्याज से ये बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मुल्ला द प्याजा। अगर हम बात करेंगे हकीम हुमाम, वह साई विद्यालय का प्रमुख था। अगर हम बात करेंगे फैजी के बारे में दोस्तों, फैजी वह अबुल फजल का बड़ा भाई था, और इसने लीलावती, एक गणित की पुस्तक है, मोस्ट टाइम की पुस्तक है लीलावती। ये किस भाषा पर आधारित है दोस्तों, तो ये आपकी एक गणित की पुस्तक है, और ये फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। किसने किया था इसका, फैजी में, फैजी ने। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने है अबुल फजल, और इसने दोस्तों अकबरनामा जो फारसी एवं आईने अकबरी की रचना करी थी। एग्जाम में पूछा गया है कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे, अबुल फजल। अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, फारसी में। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना सिंपल कि वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या करी थी। फेमस पर्सनैलिटी है अबुल फजल। नवरत्नों में अबुल फजल ये, और आपका बीरबल। ठीक है, ये मोस्ट टाइम की पर्सनैलिटी है, इसको आप प्लीज़ कहीं भूलना मत, बिल्कुल गलती से भी अंडरलाइन बुक को करते रहिएगा। अब हम मूव करते हैं यहाँ पर कुछ अकबर का साम्राज्य विस्तार। देखिए अकबर पता है भले ही क्या था, अनपढ़ था। ठीक है, लेकिन मुग़ल काल के अंदर सबसे प्यारी जो पर्सनैलिटी था वो आपका अकबर ही था, जिसने बहुत सारे नेक काम भी करे, ऐसी बात नहीं है, बहुत इसने अच्छे अच्छे काम भी करे थे। अगर हम बात करेंगे मालवा, मालवा की राजधानी क्या थी, मालवा की राजधानी आपको ध्यान रखनी है, तो इसकी राजधानी का नाम आपका सारंगपुर।
ठीक है, सारंगपुर। और काल था आपका 1561, और जिसको अकबर ने पराजित किया था उस शासक का नाम था बाज बहादुर। ठीक है, ये कौन था दोस्तों? और यहाँ पे इस वॉर में जिस मुगल सेनापति ने पार्टिसिपेट किया था इस युद्ध में, उसका नाम था आदम खान। ठीक है, आदम खान। आगे हम बात करते हैं कालिंजर। कालिंजर कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश के बांदा में। ठीक है, ये वॉर हुआ था 1569 में, और जो राजा पराजित हुआ था उसका नाम था रामचंद्र। ठीक है, और मुगल सेनापति कौन था उस समय जो इस वॉर में गया था? तो उसका नाम था मजनू खान। अगला स्थान है आपका काबुल। ठीक है, काबुल पर दोस्तों इसका जो काल था वो था आपका 1581। जिस शासक को पराजित किया उसका नाम था हकीम मिर्जा, और ये अकबर की साइड से जो सेनापति थे उनका नाम था मानसिंह और अकबर। बस आपको यहाँ ध्यान रखना, बस लास्ट एक बार असीरगढ़। अगर पूरी लिस्ट आप याद कर सकते हैं, इतना एडवांस पर्सनैलिटी अगर आप हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं खास पे दोस्तों, तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है। इसमें आप कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, बट मैं यहाँ पर केवल उनको फोकस कर रहा हूँ जो वनडे एग्ज़ाम, ठीक है, जैसे एसएससी वगैरह होता है, रेलवे होता है, तो मैं उनको भी फोकस करके चल रहा हूँ। केवल वो बच्चे इन पॉइंट को पढ़ेंगे जरूर। असीरगढ़ 1601, पराजित शासक मीरन बहादुर, और अकबर ने डायरेक्ट यहाँ पे युद्ध किया था। और दोस्तों याद रखना कि ये अकबर का अंतिम युद्ध था। ठीक है, युद्ध को बोलते हैं एक्चुअली अभियान, इतिहास के पन्नों पर। ठीक है, अभियान बोला जाता है। अगर हम बात करें अकबर की धार्मिक नीति, सबसे प्रमुख नीति में आपको ध्यान रखना है इबादत खाना, मतलब प्रार्थना भवन। इसका निर्माण इसने कब किया था? मैंने अभी कुछ समय पहले को बताया था ना, कब हुआ था निर्माण इसका? दोस्तों इसका हुआ था निर्माण 1575 में। ठीक है, और उसके बाद 1578 में सभी धर्मों की इसमें एंट्री मिल चुकी थी। इसका स्थापना आखिरकार क्यों हुई थी? क्या उद्देश्य था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के लिए इबादत खाना स्थापित किया था। पहले ये केवल इस्लाम धर्म के लोगों के लिए खुला था, परंतु बाद में 1578 में सभी धर्मों की इसमें एंट्री होनी स्टार्ट हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका महजरनामा, मतलब घोषणा पत्र। देखिए, महजरनामा के द्वारा अकबर ने स्वयं को धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया, और इसके बाद उसने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, याद रखना उपाधि किसकी है? ये सुल्तान आदिल। किस पर्सनैलिटी के? अकबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पर्सनैलिटी, ये उपाधि अकबर को प्राप्त हुई थी। आगे बात करते हैं दीन इलाही। अकबर ने सभी धर्मों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन इलाही अबुल फजल के अनुसार इसको नाम दिया गया तौहीद ए इलाही की स्थापना करी थी। बीरबल इसे स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू था। देखिए क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पब्लिक चैनल में ज़्यादा टीका टिप्पणी कर नहीं पाऊँगा धर्मों को लेकर के। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, हर धर्म में कोई ना कोई खामी या फिर कमी मिलती है। तो अकबर ने जब प्रॉपर रिसर्च करी, लोगों से बातचीत करी, हर धर्म के लोगों से, तो उसने माना कि यह इस धर्म में ये चीज़ गलत है। तो उसने अलग अलग धर्मों से अच्छी अच्छी चीज़ों को उठाया, उसको कंपाइल करके एक नया धर्म लॉन्च कर दिया। जी हाँ, एक नया धर्म इसने अपना अलग से बना दिया, जिसका नाम था दोस्तों दीन इलाही धर्म। और इसको अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था इस धर्म को? तो वो था बीरबल। ठीक है, कौन था? बीरबल। और अंतिम भी दोस्तों यही था, बीरबल। बस ये आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ अच्छी भी है यार, देखिए जो चीज़ हमको अच्छी चीज़ मिल रही है किसी और से, तो उसको अपनाने में हर्ज क्या है ना, उसको अपनाने में हर्ज क्या है? अगर आप ध्यान से देखें, हमारा जो संविधान बन रखा है उसमें हमने बहुत सारी अच्छी बातें दूसरे देशों से अडॉप्ट करी हैं, जैसे इमरजेंसी संशोधन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यों ली? क्योंकि वो चीज़ अच्छी थी, और किसी इंसान के अंदर कोई अच्छी चीज़ दिखाई देती है तो उसको अडॉप्ट करने में हर्ज क्या है? तो वैसे ही इसने भी यहाँ पे करा, और इसलिए अकबर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, बाकी आपकी राय क्या, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको जरूर बता दीजिएगा। चलिए, अगर हम बात करेंगे सामाजिक कार्य के बारे में, तो अकबर ने तुलादान, ठीक है, पाइबोस एवं झरोका दर्शन जैसी फारसी परंपराओं की शुरुआत करी थी। और अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। सती प्रथा क्या पता आपको? देखिए, सती प्रथा बहुत ही एक डेंजरस प्रथा है, अधिकांश बच्चों को मालूम होगा, ज़रा मुझे बखान करने की आवश्यकता नहीं है। बट इसमें मुझे एक नेगेटिव पॉइंट ये लगता है दोस्तों, जैसे किसी महिला का हस्बैंड एक्सपायर हो गया, तो वो तो एक्सपायर हो गया, उसका जलना तय है, ठीक है ना, उसका दाह संस्कार होगा तो पक्का है। लेकिन उसकी वाइफ को बिना उसकी मर्जी से, ठीक है ना, उसकी अस्थि के ऊपर जो मतलब करके जो जलाते हैं ना, उसके ऊपर बैठा करके उसको जलाना, वो भी जिंदा। ठीक है, अगर वो वहाँ से भागने का प्रयास करे तो डंडों से उसको हर तरफ से रोकना, ये थी सती प्रथा। और याद रखना दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जो पेन होता है ना, वो आपका होता है किसी जिंदा बॉडी का जलना। मेडिकल टर्म में या साइंस के टर्म में सबसे बड़ा भयंकर पेन यही होता है। और दूसरे क्रम का जो पेन होता है वो होता है आपका लेबर पेन।
ठीक है, जो महिलाओं के अंदर होता है ना बाद में, जो ठीक है बेबी वगैरह उस टाइम पे होता है तब। ठीक है, चलिए डन, खुश, आगे बढ़े। आई होप सब इन बातों को समझ पा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो सती प्रथा है काफ़ी एक डेंजरस प्रथा थी, इसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद दोस्तों क्या करा इसने कि शराब बिक्री पर इसने रोक लगाई थी और लड़के लड़कियों के विवाह की उम्र डिसाइड करी इसने। ठीक है, बॉयज़ की 16 वर्ष थी और गर्ल्स की कितनी थी आपकी 14 वर्ष। ठीक है, अब वर्तमान में मैरिज की जो ईयर है, जो वर्ष है, वो क्या डिसाइड किया है आखिरकार हमारे न्यायपालिका ने, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मनसबदारी व्यवस्था। अकबर ने 1574 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन किया था और प्रत्येक सैन्य अधिकारी को मनसब प्रदान किया गया। अब यहाँ पे आपको मूव करना है केवल, यहाँ पे लगान किस पर था इसका, तो लगान दोस्तों को ध्यान रखना है दहसाला व्यवस्था। इसकी स्थापना इसने करी थी 1580 में, इसे टोडरमल ने प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नस्क प्रणाली। इसमें फसल देखकर पैदावार का अंदाज़ा लगाया जाता था और भूमि नापने के लिए इसने गज इलाही मतलब 41 उंगुल कितना होता था 33.5 इंच। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रमुख अनुवाद। महाभारत का अनुवाद नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल, फैज़ी आदि विद्वानों द्वारा अरज़मनामा के नाम से किया गया था। अब महाभारत का युद्ध कुल कितने दिन तक हुआ था, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिएगा। महाभारत का युद्ध हुआ था 18 दिन तक। ठीक है, 18 दिन तक। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, बदायूनी ने रामायण का भी अनुवाद किया था, ये भी आप कर लीजिएगा हाईलाइट। अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछा गया, शायद नहीं पूछा गया हो सकता है, लेकिन बुक में दिया गया है तो पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। आगे हम बात करते हैं अबुल फजल ने क्या करा। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद कर उसका नाम अनवर ए सादत रखा था। क्या रखा था, अनवर ए सादत रखा था। अगर हम यहाँ पे आपसे बात करें पंचतंत्र के लेखक कौन थे, जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन थे। तो उसके जो ओरिजिनल जो उसके रियल लेखक थे वो थे विष्णु शर्मा। लिख लीजिएगा पूरा, विष्णु शर्मा। लेकिन यहीं पर मैंने अभी आपसे बात करी थी महाभारत के लेखक कौन है और रामायण के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए दोस्तों। यहाँ पे याद रखना, महाभारत के जो लेखक हैं वो कौन है दोस्तों, वेद व्यास, और रामायण के कौन है, वाल्मीकि। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है, अकबर ने आगरा के किले को बनवाया था और आगरा से कुछ ही दूरी पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी किसने किया था, अकबर ने किया था। इसके प्रमुख भवन थे जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, 176 फीट ऊंचा बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, पंचमहल और मरियम महल। इन सब का निर्माण किसने किया था, अकबर ने किया था। अब एग्ज़ाम में ध्यान रखना, खास तौर पे यूपीएससी के एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मरियम महल का निर्माण किसने किया था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, इसमें मरियम महल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बुलंद दरवाज़ा, ये 4 इम्पॉर्टेंट है इसमें। आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। 1576 से 75 में संपूर्ण साम्राज्य जो अकबर का था वो 12 सूबों में बटा हुआ था। जैसे वर्तमान में हमारा जो भारत है क्या है, 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है पूरा भारत। तो उसी प्रकार से दोस्तों जो इतिहास में अकबर का जो शासन था वो 12 सूबों में डिवाइड था, याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये 28 और 8 जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ मैं आज के हिसाब से 2021 के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को 2023 में देखते हैं, 24 में देखते हैं, क्या पता कि राज्य बढ़ जाए या फिर घट जाए, घटना पॉसिबल नहीं है, बढ़ना ही पॉसिबल होगा। ठीक है, चलिए। उस समय आप कहीं सोचोगे सर ने बोल दिया गलत, तो ये डिपेंड करता है किस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, चलिए। अकबर ने 1577 ईस्वी में दिल्ली में शाही टकसाल बनाई थी और 101 तोले का सबसे बड़ा सोने का सिक्का इसने जारी किया था, जिसे क्या बोलते थे, संसब। संसब क्या था, संसब था एक सोने का सिक्का। ठीक है, चांदी का नहीं, सोने का सिक्का था ये। और ये कितने तोले का था, 101 तोले का। अब 1 तोले में कितने ग्राम होते हैं, ये भी तो आपको ध्यान रखना है ना। 1 तोले में कितने ग्राम होते हैं बच्चे, 10 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 10 ग्राम। चलिए आगे हम बात करते हैं चांदी का सिक्का, जलाली एवं तांबे के सिक्के को उस समय दाम कहा जाता था। अगर किसी व्यक्ति ने आपको 10 दाम दिए, ठीक है, तो मतलब आपको 10 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगर आपको दोस्तों 10
जलाली मिल गए रास्ते पे पड़े हुए, आपने उठा लिए, ठीक है, पोटली को उठाया, उसमें आपको आपने ओपन किया तो उसमें आपको मिला क्या, जलाली 10 कॉइन। तो मतलब कि 10 चांदी के सिक्के आपके पास में। अगर इन केस आपको मिल जाए दोस्तों यहाँ पर क्या, संसब, 10 संसब मिल जाए, तो आपसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं है, समझ जाना। संसब का अर्थ क्या हो गया, सोने के सिक्के। अगर आप इस तरह से फील करके इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेंगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगली पर्सनैलिटी है कौन, जहांगीर। ध्यान से पढ़ेंगे इस पर्सनैलिटी को। जहांगीर का जो सर्वमान्य काल था, या फिर हम कह सकते हैं जो शासन काल था, वो था 1605 से लेकर के 27 तक के बीच में। ठीक है, बहुत ही कम वर्षों तक इसने शासन किया, लेकिन इतने भी कम नहीं थे कि सिंहासन प्रॉपर तरीके से संभाल ना सके। चलिए अगर हम बात करेंगे जहांगीर का जन्म कब हुआ था, तो जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1559 में। ठीक है, 13 अगस्त 1569 में हुआ था। अगर हम बात करेंगे इसकी माता का नाम क्या था, जहांगीर की माता का नाम था हरखा भाई मरियम उजमानी। ठीक है, हरखा भाई मरियम उजमानी इनकी माता का नाम था। बस। अगर हम बात करेंगे जो अकबर था, भाई अकबर कौन था, मालूम होगा आपको, अभी हमने वीडियो में पढ़ा ना इसमें। ठीक है, अकबर प्यार से अपने बेटे को जहांगीर को, सलीम को शेख बाबू पुकारता था। ठीक है, सलीम इसके बचपन का नाम था, किसका, जहांगीर का। ठीक है, लेकिन इसको भी एक प्यार से पुकारता था, एक नाम, वो था आपका शेख बाबू। ठीक है, शेख बाबू भाई क्या हाल है, ऐसे करके। चलिए ठीक है, वो क्या कहता था मुझे नहीं पता, वैसे ही जस्ट। चलिए, जहांगीर का प्रमुख शिक्षक दोस्तों बैरम खां का पुत्र अबू रहीम खान खाना था। अब जहांगीर का विवाह और पुत्र का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, जहांगीर का जो मैरिज हुई थी वो हुई थी मानबाई के साथ। ये शाह बेगम राजा मान सिंह की बहन थी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, राजा उदय सिंह की पुत्री कौन थी, जगत गोसाई। और साहिब ए जमाल कौन थे, परवेज। और अन्य बेगम का नाम है आपका शहरयार। सो कहने का अर्थ दोस्तों ये है कि जहांगीर ने 4 करी थी शादी, मान सिंह, ठीक है, जगत गोसाई, साहिब जमाल और अन्य इसकी काफ़ी सारी बेगम भी रही हैं। ठीक है, जो इतिहास में होते थे शासक वगैरह। तो अगर हम बात करें, आगे हम बढ़ते हैं जहांगीर के राज्याभिषेक के बारे में। जहांगीर का राज्याभिषेक 29 अक्टूबर 1605 में हुआ। यहाँ से इसका सिंहासन होता है स्टार्ट। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रविवार, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये है कि रविवार अकबर का जन्मदिवस था और बृहस्पति को इसका राज्याभिषेक हुआ था। और इसने अपने शासन में एक बात अनाउंस करी थी कि कोई भी पशु का वध नहीं करेगा। इस दिन क्या होगा, पशुवध निषेध होगा, पशुवध बंद होगा। तो ये अनाउंस करने वाला मुग़ल शासक कौन था, तो वो था कौन, जहांगीर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कई बार, तो इसको आप प्लीज़ अंडरलाइन जरूर करिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खुसरो का विद्रोह। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया और आगरा से भाग निकला, लेकिन सिख गुरु अर्जुन देव ने इस खुसरो की हेल्प करी थी, अपने यहाँ पर इसको पनाह दी थी। लेकिन जैसे ही जहांगीर को पता चला तो क्या हुआ, जहांगीर ने अर्जुन देव को खुसरो की मदद करने के लिए मृत्युदंड दिया था। अब एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कई बार ये कि जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी या फिर उनको मृत्युदंड दिया था। दोस्तों इनका नाम है आपका क्या, अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव। और एक थे कौन, एक था आपका औरंगजेब से संबंधित है हमारे सिख गुरु, तो उनका नाम क्या, उनका नाम है गुरु तेग बहादुर। इनकी हत्या किसने करी थी, तो वो करी थी औरंगजेब ने। आप चाहो तो इन दोनों ही पॉइंट को इस बुक के साइड में लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे इस बुक की ओर थोड़ा सा। यहाँ पे दोस्तों मैं काफ़ी चीज़ें स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि वो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं एक एक लाइन कराऊंगा अंडरलाइन तो दिक्कत ये है कि सर आप तो हर चीज़ कराने अंडरलाइन, जो इंपॉर्टेंट है क्रम उतना पढ़ेंगे बस। पीएचडी करने के लिए आपको इतिहास में करनी है पीएचडी वगैरह, तो आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वीडियो फिर बन रहा है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो तरीके से पढ़ने वाले हैं और तरीके से अपनी बुक को कर रहे हैं हाईलाइट। यूरोपीय निवासियों का आगमन। देखिए, जहांगीर के दरबार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज भी आए थे, और अंग्रेज भी व्यापारिक सुविधाओं का फ़ायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने क्या करा, इन्होंने विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जहांगीर के दरबार में ये सभी आए, और जहांगीर हॉकिंस से प्रभावित हुआ था और हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था। अब उसके बाद आपको ध्यान रखनी है एक बात और, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है कि जहांगीर ने वर्ष 1606 में नौरोज
ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया था। और नौरोज का संबंध किससे है बच्चे, कौन से धर्म से संबंध रखते हैं? तो नौरोज जो फेस्टिवल है, ये जो त्यौहार है, ये 9 दिन का, नौरोज बोले तो 9 दिन का एक पारसी त्यौहार है। ठीक है, क्या है? एक पारसी त्यौहार है। और आगे हम बात करेंगे, उसने आगरे के किले से कुछ दूर तक घंटियां भी लगवाईं, जिसमें एक स्वर्ण जंजीर लगी थी, और कोई भी व्यक्ति घंटी बजा करके डायरेक्ट बादशाह से संपर्क कर सकता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, नूरजहाँ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नूरजहाँ के बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। क्या नाम था? मेहरुन्निसा। और 1611 में जहांगीर ने उससे विवाह किया और उसे नूर महल और नूरजहाँ की उपाधि दी थी। नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम उसकी मुख्य परामर्शदात्री थी। और इत्र का आविष्कार किसने किया था? इत्र का आविष्कार किया था नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने। जो आप परफ्यूम लगाते हैं ना, इत्र बोलते हैं उसको प्योर हिंदी में, तो इसका आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम ने। लेकिन कई बच्चों को लगता है कि नूरजहाँ अलग है, अस्मत बेगम अलग है। इत्र का आविष्कार किया था अस्मत बेगम ने, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं चित्रकला। देखिए, मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के काल में हुआ था। सबसे अधिक जो विस्तार हुआ चित्रकला का, वो किसके काल में हुआ था? जहांगीर के काल में ही। अब उसके बाद ध्यान रखना है आपको कि जहांगीर के काल में अंतिम भाग में पूरी तरह संगमरमर की इमारतें बनवाने का तथा दीवारों में फूल पत्ती चिपकाने का, इसका डिज़ाइन करने का, इसकी आकृति बनाने का चलन स्टार्ट हुआ था। और साज सज्जा की यह शैली कौन सी शैली कहलाती थी? इसको हम बोलते थे क्या? जड़ाऊ नक्काशी। ठीक है, जड़ाऊ नक्काशी। अगर हम बात करेंगे जहांगीर की मृत्यु के बारे में, तो जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पे हुई थी और उसे लाहौर में दफनाया गया था, जहां बाद में नूरजहां ने एक मकबरा भी बनवाया था। बस आपको ध्यान रखनी है इसके मृत्यु के बारे में, कहाँ पर हुई थी? तो ये स्थान था आपका भीमवार नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपकी कोई भी राय है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।